हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका प्रेम सर के इस चैनल पर। इग्नू के जून और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आज मैं लेकर आई हूँ BHIE 141 चीन का इतिहास 1840 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक। आज का ये सेशन पिछले 5 साल के PYQ क्वेश्चंस पर आधारित है। तो दोस्तों, ये पिछले साल के पेपर्स आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके सारे ही MBBI क्वेश्चन को लर्न करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला अफीम युद्ध क्यों हुआ और पश्चिम की ओर चीन की प्रतिक्रिया पर एक लेख लिखिए। तो आज के पहले क्वेश्चन में हम किसकी चर्चा करेंगे, अफीम युद्ध के बारे में, और जो पश्चिम की ओर चीन की प्रतिक्रिया थी उसके भी बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग उत्तर पर आते हैं और इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। तो पहला अफीम युद्ध कब हुआ था, 1839 से 1842 के बीच हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था, जिसका मूल कारण व्यापारिक असंतुलन और साम्राज्यवादी हित थे। चीन उस समय अपनी कैंटन प्रणाली के तहत विदेशी व्यापार को सीमित रखता था और केवल कुछ वस्तुओं जैसे चाय, रेशम का निर्यात करता था। ब्रिटेन को इसके बदले चांदी देनी पड़ती थी, जिससे उसका व्यापार घाटा बढ़ता गया। और इस घाटे को कम करने के लिए ब्रिटेन ने भारत में उत्पादित अफीम को चीन में अवैध रूप से बेचना शुरू कर दिया। तो चीन और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हुआ था उसका मूल कारण क्या था, व्यापारिक असंतुलन और साम्राज्यवादी के हित थे। तो चीन जो है उस समय कौन सा प्रणाली यूज़ करता था, कैंटन प्रणाली, अपनी वस्तुओं को सेल करने के लिए। तो ब्रिटेन जब चीन से रेशम और चाय का आयात करता था तो उसे उसके बदले में चांदी देनी पड़ती थी, और जिससे क्या हो गया कि ब्रिटेन का व्यापार घाटा बढ़ता चला गया। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अफीम के प्रसार से चीन में आर्थिक संकट और सामाजिक अव्यवस्था फैलने लगी। इसे रोकने के लिए चीन सरकार ने कठोर कदम उठाए और 1839 में अधिकारी लिन जेस्यू ने अफीम के भंडार जब्त को नष्ट कर दिए और विदेशी व्यापारियों पर नियंत्रण लगाया। ब्रिटेन ने इसे अपने व्यापारिक हितों के विरुद्ध मानते हुए युद्ध छेड़ दिया, और चीन तकनीकी और सैन्य दृष्टि से कमज़ोर था, इसलिए वह हार गया। 1842 की नानकिंग संधि के तहत चीन को हांगकांग ब्रिटेन को देना पड़ा और 5 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़ गए। तो हमने क्या समझा कि 1839 में लिन जेस्यू ने क्या किया था, अफीम के भंडार के जब्त को नष्ट कर दिया था। और 1842 के नानकिंग संधि के तहत चीन को क्या करना पड़ा था, हांगकांग जो है ब्रिटेन को देना पड़ा था, और 5 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोलने भी पड़ गए थे। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो है चीन जो है तकनीकी और सैन्य दृष्टि से कमज़ोर हो चुका था और वो हार गया था। इसी में देखते हैं कि पश्चिम के प्रति चीन की प्रतिक्रिया जो है प्रारंभ में विरोधात्मक और आत्मकेंद्रित थी। चीन स्वयं को श्रेष्ठ सभ्यता मानता था। चीन क्या मानता था, स्वयं को श्रेष्ठ सभ्यता मानता था और पश्चिमी प्रभाव को अस्वीकार करता था। लेकिन अफीम युद्ध में हार जाने के बाद चीन ने अपनी नीति बदल ली, क्योंकि उसे अपनी नीति को बदलनी पड़ी थी, और चीन धीरे धीरे पश्चिमी विज्ञान, तकनीकी और सैन्य प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया, जिसे स्वशक्ति आंदोलन कहा गया। हालांकि ये सुधार सीमित रहे और परंपरागत सोच के कारण पूरी तरह सफल नहीं हो सके।
तो हमने समझा कि चीन ने जो धीरे धीरे पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी और सैन्य प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया था, तो उसे क्या कहा गया था? स्वशक्ति आंदोलन कहा गया था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अंततः क्या हुआ था। तो अंततः पहला अफीम युद्ध चीन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, जिसने उसे पश्चिमी शक्तियों के सामने झुकने और आधुनिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ने के लिए बाध्य किया। तो अंततः क्या हो गया कि चीन जो है हार चुका था और यह एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हो गया, जिसने क्या किया? पश्चिमी शक्तियों के सामने उसे झुकने और आधुनिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ने के लिए भी बाध्य कर दिया। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बक्सर विद्रोह के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इस विद्रोह का क्या महत्व था? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बक्सर विद्रोह को और उसके महत्वों को भी समझने का प्रयास करते हैं। बक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1901 में। चीन में विदेशी हस्तक्षेप और आंतरिक असंतोष के विरुद्ध एक उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसके कारण बहुआयामी थे। इसके कारण क्या थे? बहुआयामी थे। तो हम ये याद रखेंगे कि बक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1901 के बीच। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और उसके बहुआयामी कारणों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख कारण विदेशी साम्राज्यवाद था। सबसे प्रमुख कारण क्या था? विदेशी साम्राज्यवाद। अफीम युद्धों के बीच के बाद चीन पर असमान संधियां थोपी गई, जिससे उसकी संप्रभुता कमजोर हो गई और विभिन्न पश्चिमी शक्तियों और जापान ने चीन में अपने प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लिए। जापान ने क्या किए? चीन में जो है अपने प्रभाव क्षेत्र को स्थापित कर लिए। क्यों? क्योंकि अफीम युद्ध में चीन जो है हार गया था, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। और दूसरा कारण ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियां थी। दूसरा कारण क्या थी? ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियां। मिशनरियों को विशेष अधिकार मिलने से पारंपरिक चीनी धर्म और संस्कृति का खतरा महसूस हुआ, जिससे ग्रामीण समाज में विरोध पैदा हुआ। अगर हम यही तीसरा आर्थिक संकट ने विद्रोह को बढ़ावा दिया और अकाल, बेरोजगारी और गरीबी से पीड़ित किसान विदेशी व्यापार और औद्योगिक बदलावों को अपनी दुर्दशा का कारण मानने लगे। जिससे क्या हो गया कि बेरोजगारी और गरीबी से जो पीड़ित किसान थे, विदेशी व्यापार और औद्योगिक बदलाव जो हो रही थी, उसकी दुर्दशा के कारण मानने लगे थे। किसको मानने लगे थे? औद्योगिक बदलावों को। और वही चौथा कारण था चिंग शासन की कमजोरी महत्वपूर्ण थी। इससे क्या हुआ कि सरकार जो है विदेशी शक्तियों का प्रभाव रोकने में असफल रही, जिससे जनता का विश्वास कम हो गया था। तो क्या हुआ कि जब चौथा में चिंग शासन की कमजोरी भी महत्वपूर्ण थी, जिससे सरकार विदेशी शक्तियों का प्रभाव रोकने में असफल रही, और जिससे क्या हो गया? जनता का विश्वास धीरे धीरे कम हो गया। इसी में हम आगे समझते हैं, इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर बॉक्सर समूह ने विदेशी शक्तियों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन शुरू किया? ईसाइयों के खिलाफ हिंसक आंदोलन। अंततः 8 राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया। कितने राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने? 8 राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने इसे दबा दिया। महत्व की दृष्टि से यह विद्रोह यद्यपि असफल रहा, फिर भी इसे गहरे प्रभाव पड़े। इसमें चीन में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया और विदेशी विरोध को व्यापक रूप दिया। साथ ही इसने चिंग शासन की अक्षमता को उजागर किया, जिससे उसके पतन की प्रतिक्रिया तेज हुई और 1911 की क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। कौन सी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ? 1911 की क्रांति का। तो बाद में चीन में सुधारों और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को भी स्वीकार कर लिया गया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, 1914 से 1919 की समयावधि में चीन में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
तो चलिए अब हम लोग 1914 से 1919 के बीच हुई चीन में प्रमुख राजनीतिक घटनाओं क्रमों को देखते हैं और उसे समझते हैं। 1914 से 1919 का काल चीनी के इतिहास में गहरे राजनीतिक अस्थिरता और परिवर्तन का समय था। इस अवधि में चीन औपचारिक रूप से गणतंत्र बन चुका था। चीन क्या बन चुका था? गणतंत्र बन चुका था, लेकिन वास्तविक सत्ता भिन्न सैन्य सरदारों के हाथों में बटी हुई थी। सैन्य सत्ता जो है किसके हाथों में बटी हुई थी? सैन्य सरदारों के। वहीं प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान चीन ने प्रारंभ तटस्थता को बनाए रखी, परंतु 1917 में वह मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया और चीन की आशा थी कि युद्ध के बाद उसे अपने खोए हुए अधिकार, विशेषकर जर्मनी के नियंत्रण वाले शानडोंग क्षेत्र वापस मिलेंगे। लेकिन इससे पहले 1915 में जापान ने चीन पर 21 मांगे 21 डिमांड्स थोप दी, जिसका उद्देश्य क्या था? चीन की संप्रभुता को कमजोर करना था और चीन को दबाव में आकर इनमें से अधिकांश मांगों को स्वीकार करनी पड़ी, जिससे जनता में भारी असंतोष फैल गया। इस समय देश के अंदर राजनीतिक विखंडन भी चरम पर था और 1916 में युआन शिकाई की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता और कमजोर हो गई और वॉरलॉर्ड युग शुरू हो गया। तो किसकी मृत्यु के बाद वॉरलॉर्ड युग शुरू हो गया? 1916 में युआन शिकाई की मृत्यु के बाद, जिसमें विभिन्न सैन्य नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष चलता रहा। इससे राष्ट्रीय एकता और स्थिरता प्रभावित हुई। तो हम लोग आगे समझते हैं कि 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन चीन के लिए निर्णायक साबित हुआ। चीन के लिए निर्णायक कौन सा सम्मेलन साबित हो गया? 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन। चीन को उम्मीद थी कि शानडोंग उसे वापस मिलेगा, लेकिन यह क्षेत्र जापान को दे दिया गया। इस निर्णय ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया और 4 मई 1919 को छात्रों और युवाओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। तो युवाओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन कब शुरू किया? 4 मई 1919 को, जिसे मई चौथा आंदोलन कहा जाता है। तो मई चौथा आंदोलन में फोर्थ मूवमेंट किसे कहा जाता है? 4 मई 1919 को जो छात्रों और युवाओं ने जो व्यापक विद्रोह प्रदर्शन किया था, उसे ही मई चौथा आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि इसने चीन में राष्ट्रवाद, आधुनिक विचारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भी बढ़ावा दिया था। अतः 1914 से 1919 की अवधि चीन में राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप के विरोध और उभरते राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण चरण थी, जिसने आगे की क्रांति परिवर्तन की नींव रखी। तो हमने क्या समझा कि विदेशी हस्तक्षेप के विरोध और उभरते राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण चरण बन गया था और आगे के क्रांतिकारी परिवर्तन की भी नींव रखी चली गई। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, 1911 के आंदोलन के पश्चात चीन में एक नई संस्कृति के उदय पर एक लेख लिखिए। तो चलिए अब हम लोग 1911 के आंदोलन के बाद जो चीन में एक नई संस्कृति का उदय हुआ, उसको समझने का प्रयास करते हैं। 1911 की क्रांति, सिन्हाई क्रांति ने चीन में चिंग वंश के अंत के साथ एक नए युग की शुरुआत की। तो 1911 की क्रांति का क्या नाम था? सिन्हाई क्रांति। और यह जो है किस वंश के अंत में के साथ नए युग की शुरुआत की गई थी? चिंग वंश के अंत के साथ, और एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। तो यह केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि इसके बाद चीन में एक नई सांस्कृतिक चेतना का भी उदय हुआ। इस नई संस्कृति का उद्देश्य जो था, इसका पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देकर आधुनिकता, विज्ञान और लोकतंत्र को अपनाना था।
तो हम आगे समझते हैं कि सबसे पहले इस काल में न्यू कल्चर मूवमेंट यानी कि इसका विकास हो गया था। किसका? न्यू कल्चर मूवमेंट का, जिससे कन्फ्यूशियस परंपराओं और पुरानी सामाजिक मान्यताओं की आलोचना की। जिसने क्या की कि कन्फ्यूशियस परंपराओं की और सामाजिक मान्यताओं की भी आलोचना की। इससे आंदोलन के नेता जैसे चुने देस्यू और हु सिंह ने विज्ञान की और लोकतंत्र को चीन के पुनर्निर्माण का आधार माना और उन्होंने तर्क, स्वतंत्र सोच और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। किसको किसको बढ़ावा दे दिया? तर्क, स्वतंत्र सोच और व्यक्तिवाद को। तो वहीं दूसरा, भाषा और साहित्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पारंपरिक शास्त्रीय चीनी भाषा यानी कि क्लासिकल चाइनीज के स्थान पर साधारण बोलचाल की भाषा को बढ़ावा दिया गया, जिससे साहित्य आम जनता तक पहुंचा। इस दौर में नए लेखकों और विचारकों ने सामाजिक समस्याओं, राष्ट्रवाद और आधुनिक जीवन पर लेखन किया। तो हम आगे समझते हैं अब तीसरा क्या हुआ था। तो तीसरा में शिक्षा और समाज में सुधार हुए थे। महिलाओं की स्थिति में सुधार, शिक्षा का प्रसार और अंधविश्वासों के विरोध जैसी प्रवृत्तियां मजबूत हुई। युवा वर्ग ने पुरानी परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को अपनाया। अंततः 1919 का मई चौथा आंदोलन इस नई सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन गया। तो 1919 का जो मई चौथा आंदोलन था वह क्या बन गया? सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन गया। यही हम देखें जिसने राष्ट्रवाद की ओर आधुनिक विचारों की गति की ओर दी। तो जिससे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद और आधुनिक विचारों को और भी गति मिल गई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, चीन के साम्यवादी दल के उदय एवं उसकी गतिविधियों पर एक निबंध लिखिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चीन के साम्यवादी दल और उसके उदय को। चीन के साम्यवादी दल का उदय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन की राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप और सामाजिक असमानता की पृष्ठभूमि में हुआ। 1911 की क्रांति के बाद चीन में स्थित सरकार स्थापित नहीं हो सकी और देश वॉरलॉर्ड युग में बट गया। इससे स्थिति नए राजनीतिक विचारों के लिए जमीन तैयार की। तो देश किस में बट गया? वॉरलॉर्ड युग में बट गया। किसके बाद? 1911 की क्रांति के बाद। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि 1919 के मई चौथा आंदोलन ने राष्ट्रवाद और आधुनिक विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे मार्क्सवाद का प्रभाव चीन में फैलने लगा और इसी पृष्ठभूमि में 1921 में संघाई चीन के साम्यवादी दल की स्थापना हुई। प्रारंभ में यह एक छोटा संगठन था, लेकिन धीरे धीरे मजदूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों का समर्थन प्राप्त करने लगा। तो संघाई चीन की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। तो वही हम आगे देखते हैं कि साम्यवादी दल की गतिविधियां मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पर केंद्रित थी। इसने भूमि सुधार, किसानों के अधिकार और सामाजिक समानता की मांग की। प्रारंभ में इसने कुओमिंतांग यानी कि राष्ट्रवादी दल के साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाद में दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और 1927 में चियांग काई शेक ने साम्यवादियों के विरुद्ध दमन शुरू किया, जिससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। तो 1927 में किसने साम्यवादियों के विरुद्ध दमन शुरू किया? चियांग काई ने, जिससे क्या हो गया कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं इसके बाद साम्यवादी दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाई और लॉन्ग मार्च यानी कि 1934 से 1935 के माध्यम से अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया। तो अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय कैसे दिया? लॉन्ग मार्च के 1934 से 35 के जरिए लॉन्ग मार्च, और ये कब हुआ था? 1934 से 1935 ईस्वी में।
माओ जोदांग के नेतृत्व में पार्टी ने किसानों को अपने पक्ष में संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। कौन सी युद्ध अपनाई? गुरिल्ला युद्ध रणनीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्यवादियों ने जापान आक्रमण के खिलाफ संघर्ष किया। साम्यवादियों ने क्या किया कि जापान आक्रमण के खिलाफ संघर्ष किया, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। अंततः 1949 में साम्यवादी दल ने गृह युद्ध में विजय प्राप्त की और चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो क्या हुआ कि 1949 में साम्यवादी दल ने गृह युद्ध में विजय प्राप्त कर ली और इसके बाद चीन में एक जनवादी गणराज्य की स्थापना हो गई। तो चलिए देखते हैं हमारा 6th इम्पोर्टेंट प्रश्न। माओ जेदांग माओ त्से तुंग के अंतर्गत चीन के एक समाजवादी तंत्र में रूपांतरण पर संक्षेप में लिखिए। तो चलिए समझते हैं माओ जेदांग माओ त्से तुंग के अंतर्गत जो चीन एक समाजवादी तंत्र के रूपांतरण में हुआ था उस पर प्रकाश डालते हैं। माओ जेदांग यानी कि माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन का समाजवादी तंत्र में रूपांतरण 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। 1949 में चीनी क्रांति 1949 के बाद चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ और देश में समाजवादी दिशा में आगे बढ़ाया गया। तो हमें याद रखना है कि 1949 में क्या हुआ था? चीनी क्रांति हुआ था और 1949 के बाद जो है चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ था और देश को क्या हो गया था? एक समाजवादी दिशा में आगे बढ़ाया गया। तो सबसे पहले माओ ने व्यापक भूमि सुधार लागू किए, जिसके तहत जमींदारों से भूमि छीनकर किसानों में बांट दी गई। इससे सामंती व्यवस्था का अंत हुआ और ग्रामीण समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ और निजी पूंजी की भूमिका सीमित कर दी गई। तो चलिए आगे देखते हैं। 1958 से 1962 के बीच माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम शुरू किया। माओ ने क्या किया? 1958 से 1962 के बीच ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम को शुरू किया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। इस योजना के तहत कम्यून यानी कि सामूहिक कृषि इकाइयां बनाए गए, परंतु यह योजना सफल नहीं हो सकी और इसके परिणाम स्वरूप भयंकर अकाल और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। इसके बाद 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य समाज में साम्राज्यवादी विचारधारा को सुदृढ़ करना और पूंजीवादी तथा पारंपरिक तत्वों को समाप्त करना था। इस आंदोलन ने शिक्षा, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन इससे अराजकता और स्थिरता भी बढ़ी। माओ के नेतृत्व में चीन ने एक दल प्रधान राजनीतिक व्यवस्था अपनाई। चीन ने क्या किया? एक दल राजनीतिक व्यवस्था अपनाया, जिससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन लागू किया गया। अर्थव्यवस्था में क्या किया गया कि केंद्रीकृत नियोजन लागू किया गया और निजी संपत्ति को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया। तो माओ के नेतृत्व में चीन ने कौन सा राजनीतिक व्यवस्था अपनाया था? एक दल प्रधान राजनीतिक व्यवस्था। और निजी संपत्ति के काफी हद तक समाप्त हो जाने के बाद यह समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चीनी विचारधारा पर कम्युनिस्टवाद के प्रभाव की जांच कीजिए। तो चलिए अब हम लोग चीनी विचारधारा पर कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव की जांच करते हैं। कन्फ्यूशियस द्वारा प्रतिपादित कन्फ्यूशियसवाद का चीनी विचारधारा पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव रहा। तो कन्फ्यूशियसवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कन्फ्यूशियस ने किया था और यह केवल एक दार्शनिक प्रणाली नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन
को दिशा देने वाला व्यापक सिद्धांत था। इसने चीन की पारंपरिक सोच को आकार दिया और सबसे पहले कन्फ्यूशीवाद ने नैतिकता और आचार संहिता पर विशेष बल दिया और रेन यानी कि मानवता, ली यानी कि आचार और सियाओ यानी कि पितृभक्ति जैसे मूल्यों ने चीनी समाज में अनुशासन, सम्मान और पारिवारिक निष्ठा को मजबूत किया। तो किसने? मानवता, आचार और पितृभक्ति ने चीन में अनुशासन, सम्मान और पारिवारिक निष्ठा को मजबूत किया था। परिवार को समाज की मूल इकाई माना गया है। परिवार को क्या माना गया है? समाज की मूल इकाई माना गया है। शासक तथा प्रजा के संबंध भी पिता पुत्र जैसे आदर्शों पर आधारित समझे गए और राजनीति की दृष्टि से देखें तो कन्फ्यूशीवाद ने नैतिक शासन यानी कि मोरल गवर्नेंस की अवधारणा को प्रोत्साहित किया और इसके अनुसार शासक को न्यायप्रिय, सदाचारी और आदर्श होना चाहिए। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए? शासक को न्यायप्रिय, सदाचारी और आदर्श होना चाहिए ताकि वह जनता के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इस विचारधारा का प्रभाव चीनी प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिखा, जहां योग्य और शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए परीक्षात्मक प्रणाली इम्पीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम विकसित हुई। सामाजिक स्तर पर देखें तो कन्फ्यूशीवाद ने एक पदानुक्रमित समाज को वैधता प्रदान की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्थान और कर्तव्य निर्धारित था। इससे सामाजिक स्थिरता तो बनी रही, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो गई। हालांकि 20वीं शताब्दी में विशेषकर सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कन्फ्यूशी विचारों की आलोचना की गई और उन्हें पुरातन व प्रतिक्रियावादी माना गया। फिर भी इसकी मूल मान्यताएं चीनी समाज और संस्कृति में गहराई से बनी रही। अंततः हम कह सकते हैं कन्फ्यूशीवाद ने चीनी विचारधारा को नैतिकता, सामाजिक अनुशासन और राजनीति आदर्शों के माध्यम से गहराई प्रभावित किया। आज भी इसके तत्व जो हैं आधुनिक चीन की संस्कृति और सामाजिक संरचना में स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। तो हमने क्या जाना कि कन्फ्यूशीवाद ने चीन को कैसे प्रभावित किया? विचारधारा को नैतिकता, सामाजिक अनुशासन और राजनीतिक आदर्शों के माध्यम से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वे कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विदेशियों के साथ चीनी के व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विदेशियों के साथ जो चीनी व्यवहार में भूमिका निभाई गई थी उसे समझने का प्रयास करते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चीन के विदेशियों के साथ व्यवहार को निर्धारित करने में कई प्रमुख संस्थाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। यह वह समय था जब चीन पर पश्चिमी शक्तियों का दबाव बढ़ रहा था और उसने अपने पारंपरिक ढांचे में बदलाव करना पड़ा था और सबसे प्रमुख संस्था छिंग वंश के केंद्रीय सरकार थी। सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? छिंग वंश की केंद्रीय सरकार, जो विदेशी संबंधों का अंतिम निर्णय लेती थी। प्रारंभ में चीन ने सीनोसेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाया। प्रारंभ में क्या किया? चीन ने सीनोसेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाया, जिससे क्या हुआ? वह स्वयं को श्रेष्ठ मानता था और विदेशियों को अधीनस्थ समझता था। विदेशी मामलों को संभालने के लिए 1861 में जोंगली यामेन की स्थापना की गई। विदेशी मामलों को संभालने के लिए किसकी स्थापना की गई? जोंगली यामेन की 1861 में स्थापना की गई और यह चीन का पहला आधुनिक विदेश विभाग था जिसने पश्चिमी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को व्यवस्थित करने का कार्य किया और इस संस्था ने संधियों, दूतावासों और व्यापारिक संबंधों को नियंत्रित किया। इसके अतिरिक्त देखें तो कोहोंग प्रणाली, जो कि ग्वांगझोउ में विदेशी व्यापार को नियंत्रित करती थी, यद्यपि 19वीं सदी के मध्य में कमजोर हो गई। तो
कोहोंग प्रणाली जो थी, जो कि ग्वांगझोउ में विदेशी व्यापार को नियंत्रित कर रही थी, वह क्या हो गई, 19वीं सदी के मध्य में कमज़ोर हो गई। फिर भी इसके प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। इसके माध्यम से सीमित चीनी व्यापारी ही विदेशियों के साथ व्यापार करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। संधि बंदरगाह, टेरिटरी पोर्ट्स भी एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था बन गई, जहां विदेशी शक्तियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन बंदरगाहों में विदेशी दूतावास, व्यापारिक कंपनियां और न्यायिक व्यवस्थाएं स्थापित थी, जिससे चीन की संप्रभुता प्रभावित हुई और साथ ही ताइपिंग विद्रोह और अन्य आंतरिक संकटों का कारण चीन को विदेशी शक्तियों के साथ सहयोग करना पड़ा, और जिससे विदेशी प्रभाव भी और बढ़ गया। अंततः हम कह सकते हैं कि छिंग सरकार जो है, जोंगली यामेन, कोहेंग प्रणाली और संधि बंदरगाह जैसी संस्थाओं ने मिलकर चीन के विदेशियों के प्रति व्यवहार को आकार दिया, और ये संस्थाएं चीन के पारंपरिक दृष्टिकोण और पश्चिमी दबाव के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही। लेकिन अंततः विदेशी प्रभाव बढ़ता गया और चीन की स्वायत्तता कमज़ोर होती गई। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। 19वीं सदी के अंत में चीन की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का परीक्षण कीजिए। तो चलिए हम लोग 19वीं सदी के लास्ट में चीन की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का परीक्षण करते हैं। 19वीं सदी के अंत में चीन की सामाजिक आर्थिक स्थिति अत्यंत जटिल और संकटपूर्ण थी। छिंग वंश का शासनकाल में देश आंतरिक कमजोरियों और बाहरी दबावों से जूझ रहा था, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हुए। आर्थिक दृष्टिकोण से चीन मुख्यतः कृषि प्रधान था। आर्थिक दृष्टिकोण से क्या था, चीन जो था मुख्यतः कृषि प्रधान था, लेकिन भूमिका का असमान वितरण एक बड़ी समस्या थी। भूमिका का वितरण जो थी एक बड़ी समस्या थी, और जमींदारों के हाथ में अधिक भूमि केंद्रित थी, जबकि अधिकांश किसान भूमिहीन या अल्प भूमिधारी थे। अत्यधिक करों, ऋण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। इसके साथ ही अफीम युद्ध यानी कि ओपियम वार्स के परिणाम स्वरूप चीन को असमान संधियां करनी पड़ी। तो अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या करनी पड़ी, चीन को असमान संधियां करनी पड़ी, जिससे क्या हुआ कि विदेशी शक्तियों का आर्थिक नियंत्रण बढ़ गया और देश की पारंपरिक अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में क्या हुआ। उद्योग के क्षेत्र में चीन पिछड़ा हुआ था, और पश्चिमी देशों की औद्योगिक क्रांति के मुकाबले चीन का उत्पादन पारंपरिक और हस्तशिल्प आधारित था। विदेशी वस्तुओं के आगमन से स्थानीय उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन के तहत कुछ आधुनिक उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए गए, लेकिन वे सीमित रहे। उसी ओर हम देखें कि सामाजिक स्थिति भी अस्थिर थी। जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और गरीबी ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया, और परिणाम स्वरूप कई विद्रोह हुए, जैसे ताइपिंग विद्रोह और बाद में बक्सर विद्रोह, जिन्होंने समाज को और अधिक अस्थिर कर दिया। शिक्षा और सामाजिक संरचना पर भी पारंपरिक कन्फ्यूशी मूल्यों का प्रभाव था, जो आधुनिक परिवर्तन के मार्ग में बाधा बन रहे थे। महिलाओं की स्थिति भी कमजोर थी और सामाजिक रूढ़ियां भी प्रबल थी। अंततः हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के अंत में चीन की सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर, असमान और संकटग्रस्त थी। आंतरिक समस्याओं और बाहरी हस्तक्षेपों के कारण चीन एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, जिसने क्या किया, आगे चलकर 20वीं सदी में बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की नींव रखी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे 10वें महत्वपूर्ण प्रश्न पर। 1911 के बाद चीन में नई संस्कृति के उद्भव के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं।
1911 की सिन्हाई क्रांति के बाद चीन में नई संस्कृति का उद्भव एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन था। तो नई संस्कृति का उद्भव जो है कब हुआ था चीन में? 1911 की सिन्हाई क्रांति के बाद हुआ था और इसका बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन था। यह आंदोलन परंपरागत मूल्यों के विरुद्ध और आधुनिक विचारों के पक्ष में विकसित हुआ। इसके पीछे कई प्रमुख कारण थे। अगर सबसे पहले को देखें तो छिंग शासन के पतन और गणतंत्र की स्थापना के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। सुन यात सेन के आदर्श पूरी तरह लागू नहीं हो सके और सैन्य सरदारों वारलॉर्ड्स का प्रभाव भी बढ़ गया। इस अस्थिरता ने बुद्धिजीवियों को नए सामाजिक और राजनीतिक विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया और दूसरा कहें तो पारंपरिक कन्फ्यूशी व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। जहां सबसे पहली ओर क्या हो रहा था कि छिंग प्रशासन का पतन और गणतंत्र की स्थापना के बावजूद अस्थिरता बनी रह रही थी, वहीं दूसरा में पारंपरिक कन्फ्यूशी व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। तो हम देखें कि युवा वर्ग ने इसी रूढ़वादियों और प्रगति में बाधक माना है, इसलिए उन्होंने विज्ञान यानी कि साइंस और लोकतंत्र डेमोक्रेसी जैसे पश्चिमी मूल्यों को अपनाने की वकालत की। तो चलिए अब हम लोग तीसरा को देखते हैं। तीसरा में पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। तीसरा में क्या हुआ कि पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव जो है तेजी से बढ़ा। विदेशों में शिक्षित चीनी छात्रा और बुद्धिजीवियों ने आधुनिक दर्शन, साहित्य और विज्ञान को चीन में फैलाया। पत्र पत्रिकाओं और विश्वविद्यालयों ने इन विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चौथा में हुआ था भाषा और साहित्य में परिवर्तन भी एक प्रमुख कारण था। चौथा में क्या था? भाषा और साहित्य में परिवर्तन। शास्त्रीय चीनी भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा बेहुआ को अपनाने का आंदोलन चला। किसको अपनाने का? बेहुआ के अपनाने का आंदोलन चला, जिससे शिक्षा और साहित्य अधिक जनसुलभ हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा पांचवा कारण। 1919 का मई चौथा आंदोलन नई संस्कृति के विकास में निर्णायक साबित हुआ। तो पांचवा में क्या हुआ था कि 1919 का मई चौथा आंदोलन नई संस्कृति के विकास में निर्णायक साबित हुआ और इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद, आधुनिकता और सामाजिक सुधारों को बल दिया तथा युवाओं को सक्रिय रूप से परिवर्तन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। अंततः 1911 की बाद की राजनीति अस्थिरता, पारंपरिक मूल्यों के प्रति असंतोष, पश्चिमी प्रभाव, भाषा साहित्य में परिवर्तन और मई चौथा आंदोलन जैसे कारकों ने मिलकर चीन में नई संस्कृति के उद्भव को संभव बनाया। इनके आगे चलकर चीन के सामाजिक और वैचारिक विकास की दिशा निर्धारित की। तो हमने पांचों कारणों को देख लिया है। अब चलिए हम लोग आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी राष्ट्रवाद के विकास पर एक निबंध लिखिए। तो चलिए अब हम लोग चीनी राष्ट्रवाद के विकास को देखते हैं। चीनी राष्ट्रवाद का विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी के ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक के परिवर्तनों का परिणाम था। प्रारंभ में चीन में सीनो केंद्रित यानी कि सीनोसेंट्रिक दृष्टिकोण प्रचलित था। प्रारंभ में क्या था कि चीन में सीनो केंद्रित यानी कि सेनोसेंट्रिक दृष्टिकोण से प्रचलन था, लेकिन बाद में क्या हुआ, चीनी स्वयं को विश्व का केंद्र मानता था। परंतु पश्चिमी शक्तियों के आगमन और पराजयों ने इसकी धारणा को चुनौती दे दी और 19वीं सदी के अफीम युद्ध 1839 से 1842 और 1856 से 1860 ने चीनी की कमजोरी को उजागर किया। तो 19वीं सदी में जो अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 1842 के बीच और 1856 से 1860 ईस्वी के बीच, उसने क्या किया, चीनी की
सारी कमजोरियों को उजागर कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप असमान संधियां हुई और विदेश हस्तक्षेप बढ़ा, जिससे राष्ट्रीय अपमान की भावना उत्पन्न हुई और यही भावना आगे चलकर राष्ट्रवाद के विकास का आधार बनी और ताइपिंग विद्रोह और बॉक्सर विद्रोह जैसे आंदोलनों में विदेशी विरोध और राष्ट्रीय असंतोष स्पष्ट दिखाई देता है। 20वीं सदी के आरंभ में सुन यात सेन ने चीनी राष्ट्रवाद को संगठित रूप दिया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उन्होंने 3 जन सिद्धांत यानी कि राष्ट्रीयता, जनसत्ता और जन कल्याण, यही तीनों सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिससे लोगों को एकजुट किया। तो वो 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? राष्ट्रीयता, जनसत्ता और जन कल्याण। 1911 की सिन्हाई क्रांति के परिणाम स्वरूप छिंग वंश का पतन हुआ। तो छिंग वंश का पतन कब हुआ था? 1911 की सिन्हाई क्रांति के परिणाम स्वरूप, और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और क्या हुई थी? छीन क्रांति के परिणाम स्वरूप जब छीन वंश का पतन हो गया था, उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, जो कि राष्ट्रवाद की एक बड़ी उपलब्धि थी। वही हम आगे देखें कि इसके बाद 1919 का मई चौथा आंदोलन राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस आंदोलन ने विदेशी शक्तियों के विरुद्ध आक्रोश को व्यक्त किया और आधुनिक वैज्ञानिक तथा लोकतांत्रिक विचारों को प्रोत्साहित किया। इससे युवा वर्ग और बुद्धिजीवी राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय हुए। आगे चलकर कुओमिंतांग, केएमटी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी दोनों ने राष्ट्रवाद को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया। जहां कुओमिंतांग ने राष्ट्रीय एकता को और विदेशी नियंत्रण से मुक्ति पर बल दिया, वहीं कम्युनिस्टों ने क्या किया कि किसानों और मजदूरों को जोड़कर राष्ट्रवाद को सामाजिक क्रांति से जोड़ा। अंततः क्या हुआ था कि 1949 की चीनी क्रांति 1949 के साथ राष्ट्रवाद को नई दिशा मिली और इस प्रकार विदेशी हस्तक्षेप, आंतरिक विद्रोह और नेतृत्व के जन आंदोलनों के प्रभाव से चीनी राष्ट्रवाद विकसित हुआ और आधुनिक चीन के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारा 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न और इसे देखते हैं। चीनी पूंजीपति वर्ग एक सामाजिक शक्ति के रूप में कैसे उभरा? 1911 की क्रांति में पूंजीपति वर्ग के योगदान की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब चीनी पूंजीपति के बारे में और उस पर प्रकाश डालते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 20वीं सदी के प्रारंभ में चीनी में पूंजीपति वर्ग का उदय एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन था। छिंग वंश के कमजोर होते ही शासन, विदेशी व्यापार के विस्तार और आधुनिक उद्योगों के विकास ने इस वर्ग के उभार की पृष्ठभूमि तैयार की। इसी ओर देखें कि विदेशी शक्तियों के साथ साथ असमान संधियां और संधि बंदरगाहों के खुलने से व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी और इससे चीनी व्यापारियों और उद्यमियों को नए अवसर मिले। आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन के तहत आधुनिक उद्योगों, रेल, बैंक और कारखानों की स्थापना हुई, जिससे क्या हुआ कि निजी पूंजीपतियों की भूमिका बढ़ी और एक नया शहरी मध्यवर्ग उभरा। पश्चिमी शिक्षा और विचारों के प्रभाव ने इस वर्ग को आधुनिक आर्थिक और राजनीतिक सोच से परिचित कराया। ये लोग राष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक विकास और आधुनिक राज्य व्यवस्था के समर्थक बने तथा छिंग शासन की नीतियों से असंतुष्ट रहे। वहीं हम देखें कि 1911 की सिन्हाई क्रांति में पूंजीपति वर्ग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की और कई शहरों में हड़तालों तथा बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। सुन यात सेन के नेतृत्व में तोंग मेंग हुई को भी इस वर्ग का समर्थन मिला। किसके नेतृत्व में तोंग मेंग हुई को भी समर्थन मिला? सुन यात सेन के नेतृत्व में मिला।
पूंजीपति वर्ग ने गणतंत्रात्मक शासन, राष्ट्रीय एकता और आर्थिक आधुनिकीकरण की मांग को आगे बढ़ाया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न, पारंपरिक चीन के विदेशी संबंधों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब हम लोग पारंपरिक चीन के विदेशी संबंधों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। पारंपरिक चीन के विदेशी संबंध उसकी विशिष्ट विश्व दृष्टि, सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना और साम्राज्यवादी व्यवस्था पर आधारित थे। इन संबंधों की कई प्रमुख विशेषताएं थीं, जिन्होंने चीनी के विदेश नीति को लंबे समय तक प्रभावित किया। इस संबंधों ने क्या किया? इसकी प्रमुख विशेषता यही थी कि चीन की विदेश नीति को लंबे समय तक प्रभावित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सीनो केंद्रित यानी कि सीनोसेंट्रिक दृष्टिकोण था, जिसके अनुसार चीनी स्वयं को सभ्यता का केंद्र मानता था। तो चीनी स्वयं को सभ्यता का केंद्र किसके अनुसार मानता था? तो सीनो केंद्रित के अनुसार मानता था। छिंग वंश तथा उसके पूर्व राजवंशों के अधीन यह धारणा प्रबल रही कि अन्य देश असभ्य, अधीनस्थ हैं और उन्हें चीन की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी प्रमुख विशेषता श्रद्धांजलि प्रणाली थी। दूसरी प्रमुख विशेषता कौन सी थी? श्रद्धांजलि प्रणाली, ट्रिब्यूटरी सिस्टम। इस व्यवस्था ने के तहत अन्य देश चीनी को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे और बदले में उन्हें व्यापार तथा राजनीतिक संरक्षण मिलता था। यह प्रणाली चीन की सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुता को दर्शाती थी। यह किसको दर्शाती थी? चीन की सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुता को। तीसरा विशेषता सीमित और नियंत्रित विदेशी व्यापार थी। चीन ने लंबे समय तक बाहरी दुनिया के साथ अपने संपर्क को नियंत्रित रखा। चीन ने क्या किया कि बाहरी दुनिया के साथ जो है लंबे समय तक संपर्क को नियंत्रित रखा। उदाहरण के लिए हम कहें तो विदेशी व्यापार मुख्यतः ग्वांगझोउ यानी कि कैंटन जैसे कुछ निश्चित बंदरगाहों तक सीमित था, जहां विशेष नियमों के तहत ही व्यापार की अनुमति थी। चौथी विशेषता यह है कि चीनी कूटनीति को समानता के आधार पर नहीं, बल्कि पदानुक्रम यानी कि हायरार्की के आधार पर देखता था। विदेशी शासकों को चीन के सम्राट के अधीन माना जाता था और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे सम्मान प्रकट करें। वहीं हम पांचवी विशेषता को पर प्रकाश डालें तो सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता और अलगाववाद यानी कि आइसोलेटिज्म की प्रवृत्ति थी। चीनी ने अपने पारंपरिक मूल्यों और संस्थाओं को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए बाहरी प्रभावों को सीमित रखने की कोशिश की। वहीं आइसोलेटिनिज्म की विशेषताओं के कारण चीनी लंबे समय तक एक स्थिर और आत्मकेंद्रित व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहा। लेकिन 19वीं सदी में पश्चिमी शक्तियों का आगमन और अफीम युद्ध जैसी घटनाओं ने इस पारंपरिक व्यवस्था को चुनौती दी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न, पुनर्स्थापन और आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन, उसके परिणामों की समीक्षा कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं कि पुनर्स्थापन और आत्म सुदृढ़ीकरण के आंदोलन और उसके परिणाम। 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन में पुनर्स्थापना यानी कि रेस्टोरेशन और आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट ऐसे प्रयास थे जिनका उद्देश्य छिंग वंश की शक्ति को पुनर्जीवित करना और देश को आधुनिक बनाना था। तो पुनर्स्थापन और आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन के तहत क्या करना था कि छिंग वंश की शक्ति को पुनर्जीवित करना और देश को आधुनिक बनाना था। ये प्रयास जो हैं, ये प्रयास मुख्यतः पश्चिमी शक्तियों से मिली पराजयों और आंतरिक विद्रोहों के बाद शुरू हुए। पुनर्स्थापना के बाद आशय तोंगजी काल
टोंजी रेस्टोरेशन से है, जब शासकों और अधिकारियों ने पारंपरिक कन्फ्यूशी मूल्यों को बनाए रखते हुए प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता लाना और राज्य सत्ता को पुनः सुदृढ़ करना था। इसी के साथ 1860 के दशक से आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो 1860 के दशक से क्या प्रारंभ हुआ? आत्म सुदृढ़ीकरण प्रारंभ हुआ, और जिसका नारा था चीनी ज्ञान के आधार और पश्चिमी तकनीक का उपयोग। तो आत्म सुदृढ़ीकरण का नारा क्या था? चीनी ज्ञान का आधार और पश्चिमी तकनीक का उपयोग। और इस आंदोलन के अंतर्गत आधुनिक उद्योगों, शस्त्रागारों, जहाज निर्माण, रेल, टेलीग्राफ तथा शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। ली होंग झांग जैसे नेताओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी भाषा शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दिया गया। इन प्रयासों के कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए। चीन में सीमित स्तर पर औद्योगिकीकरण हुआ और सेना और नौसेना का आंशिक आधुनिकीकरण हुआ और पश्चिमी विज्ञान एवं तकनीक का प्रवेश हुआ। इससे चीनी आधुनिकता की ओर बढ़ने लगा, किंतु इस आंदोलन की सीमाएं भी स्पष्ट थी। सुधार आधे अधूरे और असंगठित थे, क्योंकि पारंपरिक व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की इच्छा नहीं थी। केंद्रीय सरकार की कमजोरी, भ्रष्टाचार और रूढ़िवादी विरोध ने इसे प्रभावी नहीं होने दिया, और इसके परिणाम स्वरूप चीन को प्रथम चीन जापान युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। चीन को क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा था चीन जापान युद्ध में। इसकी कमजोरियां उजागर हो गई। अंततः पुनर्स्थापन और आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन चीन को पूरी तरह आधुनिक बनाने में सफल नहीं हुए। इन्होंने आधुनिक सुधारों की नींव रखी और आगे के राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ताइपिंग आंदोलन की विशेषता एवं इसकी तिहरी सामग्री थी राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक। टिप्पणी कीजिए। तो चलिए अब हम लोग ताइपिंग आंदोलन की जो विशेषता थी, तिहरी सामग्री थी जिसकी राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक, अब उस पर प्रकाश डालते हैं। ताइपिंग विद्रोह 19वीं सदी के मध्य का एक विशाल जन आंदोलन था, जिसकी विशेषता क्या थी? तिहरी प्रकृति थी, राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक, ये तीनों में निहित थी। यह आंदोलन केवल राजनीतिक विद्रोह नहीं था, बल्कि व्यापक परिवर्तन का प्रयास भी था। यहीं अगर हम राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो ताइपिंग आंदोलन विदेशी मांचू शासन छिंग वंश के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था। ये जो राष्ट्रीय दृष्टि से ताइपिंग आंदोलन जो था वो छिंग वंश के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था। विद्रोहियों ने मांचू शासकों को बाहरी और दमनकारी माना तथा हान चीनी पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार इसमें एक स्पष्ट राष्ट्रवादी तत्व मौजूद था। धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस आंदोलन का नेतृत्व होंग स्यूचुआंग ने किया, जो स्वयं को ईसा मसीह का भाई मानता था। तो स्वयं को ईसा मसीह का भाई कौन मानता था? होंग स्यूचुआंग। जो विचारधारा विकसित की उसने, जिसके तहत क्या हुआ कि ईसाई धर्म के जो तत्वों को चीनी परंपराओं के साथ मिलाया चला गया, और इस धार्मिक आधार ने आंदोलन को वैचारिक एकता और प्रेरणा प्रदान की, जिससे बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े। सामाजिक दृष्टि से ताइपिंग आंदोलन ने समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया और भूमि का समान वितरण, महिलाओं को अधिकार, निजी संपत्ति पर नियंत्रण और वर्ग भेद समाप्त करने जैसे कार्यक्रम इसके प्रमुख लक्ष्य थे। यह सामंती व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध एक क्रांतिकारी चुनौती थी। तो हमने तीनों पहलुओं, सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक पहलुओं से इनके चुनौतियों को समझा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16।
1948 के नए शासन की राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं की चर्चा कीजिए। 1948 का नया शासन वस्तुतः 1949 में स्थापित जनवादी शासन की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? 1949 में स्थापित जनवादी की ओर संकेत करता है। जब चीनी क्रांति 1949 के परिणाम स्वरूप माओ जेदांग के नेतृत्व में नया राजनीति तंत्र स्थापित हुआ, इस शासन ने चीन की राजनीति और आर्थिक संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन किए और राजनीतिक संरचना के स्तर पर एक दल प्रधान व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण नियंत्रण था और राज्य की संरचना जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें मजदूरों, किसानों और मध्यवर्गीय तत्वों का प्रतिनिधित्व माना गया। लेकिन वास्तव में सत्ता पार्टी नेतृत्व के हाथों में केंद्रित थी। सत्ता पार्टी किसके हाथों में केंद्रित थी? नेतृत्व के हाथों में। केंद्रीकरण, अनुशासन और वैचारिक एकता इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं थी। तो हमने देखा कि राजनीतिक स्तर पर क्या हुआ था, एक व्यवस्था स्थापित की गई थी जिसमें क्या हुआ कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण नियंत्रण हो गया था और यह राज्य की संरचना यानी कि जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित थी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर स्थानीय से लेकर केंद्रीय स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत हो गई और सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पार्टी ने भी अधीन थी, जिससे राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की गई और विरोधी राजनीति शक्तियों को सीमित कर दिया गया और एक संगठित राज्य तंत्र विकसित किया, जिसके तहत आर्थिक संरचना में समाजवादी मॉडल अपनाया गया और भूमि सुधारों के माध्यम से जमींदारों की भूमि किसानों में बांटी गई, जिससे क्या हुआ कि सामंती ढांचे का अंत हो गया और इसके बाद धीरे धीरे कृषि का सामूहिकरण, कलेक्टिवलाइजेशन किया गया। पीपल्स कम्यून जैसी व्यवस्थाएं विकसित की गई। उसके बाद क्या हुआ? पीपल्स कम्यून जैसी व्यवस्थाएं को विकसित की गई। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें क्या हो गया कि फिर इसमें उद्योगों का राष्ट्रीयकरण के बाद प्रमुख क्षेत्रों में राज्य नियंत्रण स्थापित हुआ और आर्थिक नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। तो उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं क्यों लागू की गई थी? आर्थिक नियोजन के लिए, और जिनका उद्देश्य था औद्योगिकीकरण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो जिनका पहला उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। और दूसरा में क्या किया गया कि भारी उद्योगों के विकास में भी बल दिया गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 1898 के सुधार आंदोलन क्या था? हम लोग अब देखेंगे कि 1898 का सुधार आंदोलन क्या था और इस आंदोलन के प्रमुख विचारकों की चर्चा कीजिए और इसके प्रमुख विचारकों के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। 1898 का सुधार आंदोलन 100 डेज रिफॉर्म 19वीं सदी के अंत में चीन में किया गया था। 1898 का सुधार आंदोलन कहाँ पे किया गया था? 19वीं सदी के अंत में चीन में, और यह एक महत्वपूर्ण सुधार प्रयास था जिसका उद्देश्य छिंग वंश को आधुनिक बनाना और पश्चिमी शक्तियों का सामना करना था। यह आंदोलन 1898 में लगभग 900 दिन तक चला। कितना दिन तक चला था? 1898 में 900 दिन तक चला था और इसकी शुरुआत गुआंगसू सम्राट के संरक्षण में हुई थी। उन्होंने प्रशासन, शिक्षा, सेना और उद्योग में व्यापक सुधारों की योजनाएं लागू करने के लिए प्रयास किया था और आधुनिक शिक्षा के संस्थानों की स्थापना, परीक्षण और प्रणाली में परिवर्तन, उद्योगों के विकास और सेना के आधुनिकीकरण जैसे कदम उठाए गए। फिर क्या हुआ? इस आंदोलन के प्रमुख विचारकों में कांग योवोई और लियांग छियाओ शामिल थे। कौन कौन शामिल थे?
कांग योवेई और लियांग छिचाओ शामिल थे। कांग योवेई ने कन्फ्यूशी विचारों की नई व्याख्या करते हुए संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया और सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। लियांग छिचाओ ने अपने लेखों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, शिक्षा सुधार और आधुनिक राजनीति विचारों को बढ़ावा दिया और रूढ़िवादी वर्ग ने इन सुधारों का विरोध किया, जिसका नेतृत्व सीसी सम्राज्ञी कर रही थी। कौन कर रही थी? सीसी सम्राज्ञी जो है इसका नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने हस्तक्षेप कर सुधार को रोक दिया और सम्राट को नियंत्रण में ले लिया और आंदोलन समाप्त कर दिया। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय और इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो चलिए अब हम लोग चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय की पर प्रकाश डालते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं। चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। तो चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? 19वीं सदी के प्रारंभ में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी के प्रारंभ में, जब पारंपरिक व्यवस्था बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संकटों से कमजोर हो रही थी। छिंग वंश की अक्षमता और पश्चिमी शक्तियों को बढ़ते हस्तक्षेप ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया था। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण अफीम युद्ध और उसके बाद हुई असमान संधियां थी, जिससे चीन की संप्रभुता को गहरा आघात पहुंचा। विदेशी नियंत्रण और आर्थिक शोषण ने चीनी जनता में असंतोष और राष्ट्रीय अपमान की भावना को जन्म दिया। इसके साथ ही बक्सर विद्रोह जैसे घटनाओं ने विदेशी विद्रोह को और प्रबल किया। इसी के साथ क्या हुआ कि 20वीं सदी के प्रारंभ में सुन यात सेन ने राष्ट्रवाद को संगठित रूप प्रदान किया। क्या किया कि 20वीं सदी का जब प्रारंभ था तो उस समय सुन यात सेन ने राष्ट्रवाद को संगठित कर दिया और एक रूप प्रदान कर दिया। उसके 3 जन सिद्धांत, राष्ट्रीयता, जनसत्ता और जन कल्याण। तो सुन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? राष्ट्रीयता, जनसत्ता और जन कल्याण। इस तीनों सिद्धांत ने राष्ट्रवादी आंदोलन को स्पष्ट दिशा दी और 1911 की सिन्हाई क्रांति ने साम्राज्यवादी शासन का अंत कर गणतंत्र की स्थापना की, और जो आधुनिक राष्ट्रवाद की एक बड़ी उपलब्धि थी। अब देखते हैं कि आधुनिक चीन राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले विदेशी विरोध यानी कि एंटी इम्पेरियलिज्म था, जिससे पश्चिमी शक्तियों और जापान के प्रभाव का विरोध किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया, क्योंकि चीन विभिन्न क्षेत्रों और शक्तियों में बटा हुआ था। तीसरी ओर देखें तो आधुनिकता और सुधार की भावना थी, जिसमें विज्ञान, लोकतंत्र और शिक्षा को महत्व दिया गया। और चौथा, जन सहभागिता, मास पार्टिसिपेशन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1919 का मई चौथा आंदोलन इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। 1919 का जो मई चौथा आंदोलन था इसमें विशेष उल्लेखनीय है, और जिसमें छात्रों, बुद्धिजीवियों और श्रमिकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं हम 5वां की बात करें तो राष्ट्रवाद का संबंध सामाजिक परिवर्तन से भी जुड़ गया, जिसे आगे चलकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने और विकसित किया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जो है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। अभी तक हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को देखा था। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं चीनी विचारधारा पर बुद्ध धर्म का प्रभाव। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रभाव देखते हैं चीनी विचारधारा पर। बौद्ध धर्म का चीनी विचारधारा पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत से चीन पहुँचे बौद्ध धर्म ने वहाँ की पारंपरिक विचारधाराओं, विशेषकर कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद के साथ समन्वय स्थापित किया।
किसके किसके साथ समन्वय स्थापित किया? कन्फ्यूसीवाद और ताओवाद के साथ। बौद्ध धर्म ने जीवन की अनित्य और दुख और मोक्ष जैसे कि निर्वाण जैसे सिद्धांतों के माध्यम से चीनी समाज में आध्यात्मिकता को नया आयाम दिया। तो बौद्ध धर्म के जरिए क्या हो गया? चीनी समाज को एक नया आयाम मिल गया और इसका प्रभाव दर्शन, कला, साहित्य और सामाजिक जीवन में स्पष्ट रूप दिखाई देता है। ध्यान चांद यानी जैन पर आधारित जैन बौद्ध धर्म का विकास ही चीन में हुआ, जिसने आत्म अनुभूति और साधना पर बल दिया। बौद्ध धर्म ने करुणा, अहिंसा और नैतिकता के मूल्यों को भी प्रोत्साहित किया। बौद्ध धर्म ने क्या किया कि करुणा, अहिंसा और नैतिकता के मूल्यों को भी प्रोत्साहित कर दिया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, आत्म मजबूती का आंदोलन, और इसे समझते हैं। आत्म मजबूती आंदोलन सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन में हुआ था आत्म मजबूती आंदोलन। प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध में पराजय के बाद चीनी शासकों को यह महसूस हुआ कि पश्चिमी शक्तियों का सामना करने के लिए देश को मजबूत बनाना आवश्यक है। तो क्या हुआ कि प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध में जो हार हुई थी, उसके बाद चीनी शासकों को यह महसूस हो गया था कि पश्चिमी शक्तियों का सामना करना देश के लिए एकदम मजबूत बनाना एकदम आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी विज्ञान, तकनीक और सैन्य प्रणाली को अपनाकर चीन को सशक्त बनाना था, जबकि पारंपरिक कन्फ्यूसीवाद मूल्यों को बनाए रखा गया। इस नीति को चीनी आधार पर पश्चिमी उपयोग के सिद्धांत के रूप में जाना गया। इस दौरान आधुनिक उद्योग, शस्त्रागार, रेल मार्ग और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। हालांकि यह आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो सका क्योंकि इसमें गहरे सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की कमी थी। फिर भी इसने चीन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत की। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सन यात सेन को, और सन यात सेन के बारे में समझते हैं। सन यात सेन आधुनिक चीन के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। सन यात सेन कौन थे? आधुनिक चीनी के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने क्या किया, चीन का, जिनको मतलब आधुनिक चीन का जनक कहा जाता है। तो ये प्रश्न याद रखना है कि आधुनिक चीन का जनक किसे कहा जाता है? सन यात सेन को। उनका जन्म 1866 में हुआ था, यानी कि सन यात सेन का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने चीन में मांचू यानी कि चिंग शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। सन यात सेन ने किस शासन के विरुद्ध नेतृत्व किया था? मांचू यानी कि चिंग शासन के विरुद्ध। उन्होंने 1911 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप चिंग वंश का अंत हो गया और चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो क्या हुआ कि सेन यात सेन ने जब चिंग वंश का अंत कर दिया तो उसके बाद चीन में किसकी स्थापना हो गई? गणतंत्र की स्थापना हो गई। वे कुओमिंतांग यानी कि राष्ट्रवादी दल के संस्थापक थे। वे क्या थे? कुओमिंतांग यानी कि राष्ट्रवादी दल के संस्थापक थे, जिन्होंने मतलब जनता के 3 सिद्धांत दिए: राष्ट्रवाद, जनसत्ता और जन कल्याण। तो जनसत्ता, राष्ट्रवाद और जन कल्याण किसने दिया था? सन यात सेन ने, जो उनके राजनीतिक विचारों का आधार था और उनके उद्देश्य से चीन को एक शक्तिशाली, आधुनिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे चौथे महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन, लाल चीनी सेना के आधार क्षेत्र, रेड बेसेस। और चलिए अब रेड बेसेस को समझने का प्रयत्न करते हैं। लाल चीनी सेना के आधार क्षेत्र यानी कि रेड बेसेस वे ग्रामीण क्षेत्र थे जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित किया।
तो जहाँ पे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने और उसकी सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था, उसे वहीं उसी को क्या बोला जाता है, लाल चीनी सेना का आधार क्षेत्र। और 1920 से 1930 के दशक में जब राष्ट्रवादी दल कुओमिंतांग के साथ संघर्ष चल रहा था, तब कम्युनिस्टों ने इन क्षेत्रों को अपने संगठन और शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित किया। इन आधार क्षेत्रों में भूमि सुधार लागू किए गए और किसान को अधिकार दिए गए और स्थानीय स्तर पर समानांतर शासन व्यवस्था स्थापित की गई। माओ जेदांग के नेतृत्व में इन क्षेत्रों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को बढ़ावा दिया। किस युद्ध की रणनीति को बढ़ावा दिया? माओ जेदांग ने गुरिल्ला युद्ध की नीति को, और जिससे कम्युनिस्ट पार्टी का जन समर्थन मिला और लॉन्ग मार्च जो कि 1934 से 1935 के बाद यायान जैसे क्षेत्र में प्रमुख रेड बेस बने। ये आधार क्षेत्र अंततः कम्युनिस्टों की विजय जो कि 1949 में हुई थी। कम्युनिस्टों की विजय कब हुई थी? 1949 में। और लॉन्ग मार्च हुआ था 1934 से 1935 के दशक में। तो इसकी मजबूत नींव के साथ साबित हुए और चीन में समाजवादी शासन की स्थापना में सहायक बने। तो क्या हुआ कि जब कम्युनिस्टों की विजय हुई 1949 के लिए, तब मजबूत नींव के साथ साबित हुआ ये, और चीन में समाजवादी शासन की स्थापना में सहायक बने। कौन बने? माओ जेदांग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन, अफीम का व्यापार। तो चलिए अब हम लोग अफीम का व्यापार को समझने का प्रयास करते हैं। अफीम का व्यापार 18वीं से 19वीं शताब्दी में चीन और पश्चिमी देशों के बीच एक महत्वपूर्ण लेकिन हानिकारक आर्थिक गतिविधि थी। विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उत्पादित अफीम को चीनी में भी बड़े पैमाने पर बेचना शुरू कर दिया था, और इसका उद्देश्य था चीनी के साथ व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करना। तो इसका उद्देश्य क्या था कि चीनी के साथ जो व्यापार संतुलन हो रहा था उसको अपने पक्ष में करना, क्योंकि यूरोप को चीनी, चाय, रेशम की और चीनी मिट्टी के बर्तन की अधिक मांग थी। यूरोप को अधिक मांग के वजह से क्या करना पड़ा? चीनी के साथ अपने व्यापार का समर्थन करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? इस व्यापार के कारण चीन में नशे की लत तेजी से बढ़ी और सामाजिक आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जब चीनी सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया तो संघर्ष उत्पन्न हुआ, जिससे परिणाम स्वरूप प्रथम अफीम युद्ध के बाद द्वितीय अफीम युद्ध हुए। इन युद्धों में चीन की हार के बाद उसे अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े, और इस प्रकार अफीम का व्यापार चीन के इतिहास में एक विनाशकारी और शोषणकारी अध्याय के रूप में देखा जाता है। तो प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध में चीन को हारने के बाद क्या करना पड़ा था? अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करना पड़ा था, जिसे वो हस्ताक्षर नहीं करना चाहता था। और हम कह सकते हैं, अंततः हम कह सकते हैं कि यह चीन के लिए काफ़ी विनाशकारी और शोषणकारी रहा था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, ताइपिंग की सामाजिक नीतियाँ। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं ताइपिंग की सामाजिक नीतियों को। ताइपिंग विद्रोह के दौरान ताइपिंग नेताओं ने समानतावादी समाज की स्थापना का प्रयास किया। ताइपिंग विद्रोह के दौरान किसका स्थापना का प्रयास किया गया था? समानतावादी समाज का। होंग सिचुआन के नेतृत्व में सामाजिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता को समाप्त करना और नैतिक अनुशासन स्थापित करना था। ताइपिंग शासन ने भूमि के समान वितरण की योजना प्रस्तुत की, जिसे भूमि व्यवस्था प्रणाली कहा गया। ताइपिंग शासन ने क्या किया था कि भूमि समान वितरण की योजना प्रस्तुत की थी, जिसे क्या कहा गया? भूमि व्यवस्था प्रणाली। इसके अंतर्गत सभी लोगों को समान रूप से भूमि देने का सिद्धांत अपनाया गया और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें शिक्षा, संपत्ति और प्रशासन में भागीदारी के अवसर दिए गए। इसके अतिरिक्त
शराब, अफीम और जुए पर प्रतिबंध लगाया गया तथा कठोर नैतिक नियम लागू किए गए। समाज को धार्मिक आधार पर संगठित किया गया, जिसमें ईसाई विचारकों का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें क्या दिखाई देता है? ईसाई विचारकों का प्रभाव दिखाई देता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा 7वां महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन, जापान की 21 मांगे। तो चलिए अब हम लोग जापान की 21 मांगों को समझते हैं। 1915 में जापान ने चीन के समक्ष 21 मांगे रखी थी। कितनी मांगे रखी थी? 21 मांगे रखी थी जापान ने चीन के समक्ष। और कब रखी थी? 1915 ईस्वी में। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसे चीनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर स्थिति में था और जापान ने इसका लाभ उठाया। इन मांगों का उद्देश्य चीन पर जापान का राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाना था। इसमें शानडोंग प्रांत में जर्मन अधिकारों का हस्तांतरण, दक्षिणी मंचूरिया और आंतरिक मंगोलिया में विशेष अधिकार तथा चीनी प्रशासन में जापानी सलाहकारों की नियुक्ति जैसी शर्तें शामिल थी। इन मांगों से चीन की संप्रभुता को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ और भारी दबाव के कारण चीन ने अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया, और जिससे क्या हुआ कि जनता में असंतोष बढ़ा। तो चीन जो अधिकांश मांगों को एक्सेप्ट कर लिया था, इसके वजह से जनता में काफ़ी असंतोष बढ़ गया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट विजय, जो कि है 1948 से 1949 के बीच। ये कब हुआ था? कम्युनिस्ट विजय 1948 से 1949 ईस्वी के बीच हुआ था। तो 1948 से 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग पर निर्णायक विजय प्राप्त की। किस पर प्राप्त की? कुओमिंतांग पर निर्णायक विजय, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि चीनी में साम्यवादी शासन स्थापित हो गया और यह चीनी गृह युद्ध के अंतिम चरण में मिली। माओ जेदांग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत आधार बनाया और किसानों का व्यापक समर्थन करने का प्राप्त किया। दूसरी ओर कुओमिंतांग सरकार भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और जन समर्थन की कमी से कमजोर हो गई थी। लियाओ सेन, हुआ इहाई और पिंग जिन जैसे प्रमुख सैन्य अभियानों में कम्युनिस्टों जैसे की सफलता और उनकी स्थिति को मजबूत किया। अंततः 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेदांग ने चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना की। तो 1 अक्टूबर 1949 को क्या किया गया था? माओ जेदांग के द्वारा चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई थी और इसकी घोषणा हुई थी। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बॉक्सर प्रोटोकॉल और उसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था बॉक्सर प्रोटोकॉल के अंतर्गत। ये हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में देख चुके हैं, बट इसका एक रिव्यू देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। बॉक्सर प्रोटोकॉल 1901 में चीनी और विदेशी शक्तियों के बीच हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण समझौता था। बक्सर प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1901 में चीनी और विदेशी शक्तियों के बीच, और यह समझौता बक्सर विद्रोह के दमन के बाद किया गया, जिसमें किसकी हार हुई थी? बक्सर प्रोटोकॉल में चीन की हार हुई थी। इस प्रोटोकॉल के तहत चीन को विदेशी देशों जैसे कि ब्रिटेन, जापान, रूस, जर्मनी आदि को भारी क्षतिपूर्ति, इंडेनिमिटी देने के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा बीजिंग में विदेशी सैनिकों की तैनाती की अनुमति दे दी गई, जिससे हुआ ये कि चीन की सैन्य शक्ति पर प्रतिबंध लगाए गए और चीन को विद्रोह के नेताओं को दंडित करना पड़ा और कई किलों को नष्ट करने का आदेश भी दिया गया। इस समझौते ने क्या किया कि चीन की संप्रभुता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और विदेशी हस्तक्षेप को भी बढ़ावा दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 10वां महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन, संधि बंदरगाह, और इसे भी समझते हैं। संधि बंदरगाह, ट्रेटी पोर्ट्स, वे बंदरगाह थे जिन्हें चीन ने विदेशी शक्तियों के साथ हुए असमान समझौते के तहत
व्यापार और निवास के लिए खोल दिया था। इनकी शुरुआत प्रथम अफीम युद्ध के बाद हुई और नानकिंग की संधि से हुई थी। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई थी? नानकिंग की संधि से हुई थी और प्रथम अफीम युद्ध के बाद हुई थी, जिसके तहत संघाई, कैंटन आदि बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। इन बंदरगाहों में विदेशी व्यापारियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे करों में छूट, एक्स्ट्राटोरियल्टी, विदेशी नागरिकों पर स्थानीय कानून लागू न हो। इससे विदेशी शक्ति का प्रभाव चीन के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर बढ़ गया। संधि बंदरगाह चीन के लिए आर्थिक शोषण और संप्रभुता के ह्रास का प्रतीक बन गए, क्योंकि इसने देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ा दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, जापान के खिलाफ सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिरोध। तो चलिए हमारा इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर को समझते हैं। चीन में जापानी आक्रमण और हस्तक्षेप के विरुद्ध व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिरोध विकसित हुआ। जापान की 21 मांगें और बाद में मंचूरिया पर जापानी कब्जा ने चीनी जनता में आक्रोश उत्पन्न किया। तो जापान की 21 मांगों ने क्या किया कि मंचूरिया पर जापानी कब्जा ने, और मतलब जैसे जब हुआ था कि जापान पर 21 मांगे हुई थी और बाद में मंचूरिया पर जापानी कब्जा हो गया था, तो इससे क्या हुआ कि चीनी जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया था। इसका प्रमुख रूप मई चौथा आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसमें छात्रों, बुद्धिजीवियों और श्रमिकों ने विदेशी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया और राजनीतिक स्तर पर कुओमिंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समय समय पर एकजुट होकर जापान के विरुद्ध संघर्ष किया और गुरिल्ला युद्ध, बहिष्कार आंदोलन और जन संगठन इसके प्रमुख साधन बने। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 12वां महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन और इसे भी समझते हैं। समाजवादी शिक्षा आंदोलन। तो देखते हैं कि समाजवादी शिक्षा आंदोलन 1960 के दशक में चीन में चलाया गया और यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक अभियान था। इसे माओ जेदांग के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसे किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? माओ जेदांग के नेतृत्व में समाजवादी शिक्षा आंदोलन को, जिसका उद्देश्य समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना और पार्टी तथा समाज में बढ़ जा रहे भ्रष्टाचार और पूंजीवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करना था। इस आंदोलन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां किसानों और स्थानीय अधिकारियों को समाजवादी सिद्धांतों के प्रति शिक्षित करने का प्रयास किया गया। कार्यकर्ताओं को गांव में भेजा गया ताकि वे जनता के बीच जागरूकता फैलाए और वर्ग संघर्ष की भावना को पुनर्जीवित करे। इस अभियान का उद्देश्य भारत की जनता पार्टी को पकड़ मजबूत करना और समाज को पूरी तरह समाजवादी दिशा में ले जाना था। यह आंदोलन आगे चलकर सांस्कृतिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक बना। तो सामाजिक शिक्षा आंदोलन जो है क्या बना? आगे चलकर सांस्कृतिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक बना। अगर आपने हमारा सेशन यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था और द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था। ये दोनों का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहे। अगर आप और अच्छे से इस नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज करके PDF परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बेहतर बना सकते हैं और इस नोट्स को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।